नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम कवि विद्यापति के बारे में विस्तार से जानेंगे। इनके जीवन के बारे में जानते हुए इनके साहित्य के बारे में भी आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन की। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? बिहार के दरभंगा जिले में विस्पी नामक गांव में हुआ। इनके पिता गणपति ठाकुर हैं और इनकी जो रचना है वो गंगा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथ है। यानी जो गणपति ठाकुर है, इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम क्या है? गंगा भक्ति तरंगिणी की रचना इन्होंने की है। इसके साथ साथ कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि गणपति चंद्र ठाकुर को क्या उपाधि प्राप्त थी? तो इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इन्हें योगेश्वर की उपाधि भी प्राप्त थी। इसके बाद विद्यापति के जो गुरु हैं वो है पंडित हरि मिश्र। ये विद्यापति के गुरु हैं। आश्रयदाता यानी जिन राजाओं के आश्रय में विद्यापति ने अपना जीवन व्यतीत किया वो कौन है? राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। राजा शिव सिंह के अधीन भी ये रहे, उनके आश्रय में भी रहे और राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में भी रहे। इनका जो निधन है वो 1460 ईस्वी में हुआ। ये सर्वमान्य मत है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समयकालीन का माना है। इसमें जो डॉक्टर बच्चन सिंह है वो विद्यापति का समय 1360 से 1448 ईस्वी मानते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया जाता है हम उसी को यहाँ पर ले रहे हैं। जन्म 1350 और निधन 1460 ईस्वी। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। कवि विद्यापति के अनेक उपनाम भी हैं जिनसे इनको जाना जाता है, जिसमें अभिनव जयदेव, और ये नाम किसने दिया? राजा शिव सिंह ने ये नाम इनको दिया है। उसके बाद जातीय कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने इनको कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो विद्यापति की 16 उपाधियों का अपनी रचना में उल्लेख भी किया है। उन 16 उपाधियों में जो प्रमुख उपाधियां हैं वो एक तो अभिनव जयदेव, जो किसने कहा है? शिव सिंह ने कहा है। ये आप देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखें, दशावधान, कवि शेखर, कंठहार, इसके बाद नव किशोर, नव कवि शेखर और सरस कवि, खेलन कवि भी कहा जाता है या कहा गया है इनको खेलन कवि। ये उपाधि भी विद्यापति को दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जो उपाधियां हैं उसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उपनाम यानी इनको जिन उपाधियों से सम्मानित किया गया वो इनके उपनाम हैं। और ये अलग अलग जो व्यक्ति हैं, जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग इनको उपाधि दी है जिनसे इनकी एक अलग पहचान है हिंदी साहित्य में। कई बार पूछ लिया जाता है कि विद्यापति को अभिनव जयदेव किसने कहा है? तो किसने ये उपाधि दी है? राजा शिव सिंह ने दी है। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। विद्यापति को पंचानन ने किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या उपाधि दी है? पंचदेवोपासक उपाधि दी है। तो इस तरह से आगे पीछे देकर ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर, इम्पोर्टेंट समझकर आप इन प्रश्नों को करेंगे। अगर एक एक नंबर के लिए कर रहे हैं तब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। और अगर आप बड़ा प्रश्न इनसे तैयार करते हैं तब भी यहाँ पर उपाधियों के बारे में आप ज़रूर बताएं। विद्यापति के वर्ण्य विषय के संदर्भ में आलोचकों के मतों की अगर बात करें, वर्ण्य विषय क्या? जो उन्होंने अपने रचनाओं में जिन विषयों को महत्व दिया है या जिन विषयों का वर्णन किया है उनके संदर्भ में आलोचकों के अलग अलग मत है। और इसी आधार पर इनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ विद्वान हैं जो विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं उनके काव्य या वर्ण्य विषय के आधार पर। वो कौन से विद्वान हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा, डॉक्टर बच्चन सिंह और हरप्रसाद शास्त्री। ये वो विद्वान है जो विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं कि श्रृंगार काव्य की रचना इन्होंने की है, ऐसा इन विद्वानों का मानना है।
लेकिन कुछ आलोचक ये मानते हैं कि विद्यापति केवल श्रृंगारी कवि नहीं है बल्कि वो भक्त कवि भी हैं, क्योंकि उन्होंने राधा और कृष्ण को अपने काव्य का नायक और नायिका बनाया है। तो उन विद्वानों में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, श्याम सुंदर दास और ब्रज नंदन सहाय हैं, जो विद्यापति को भक्त कवि की श्रेणी में मानते हैं। उसके बाद तीसरा है रहस्यवादी कवि। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो विद्यापति के काव्य के आधार पर उन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं, और वो विद्वान कौन है? जो डॉक्टर ग्रियर्सन है, जनार्दन मिश्र है, नागेंद्र नाथ है, नागेंद्र नाथ गुप्त और कुमार स्वामी। ये वो विद्वान है जो ये मानते हैं कि विद्यापति रहस्यवादी कवि हैं। उनके काव्य का अगर निरीक्षण करें तो उसमें रहस्यवाद हमें प्राप्त होता है, तो इनको रहस्यवादी कवि मानना चाहिए। यानी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है विद्यापति के काव्य को, और इसी के आधार पर इन आलोचकों ने अपने अपने मतानुसार विद्यापति को, किसी ने श्रृंगारी कवि माना है, किसी ने भक्त कवि माना है और किसी ने रहस्यवादी कवि स्वीकार किया है। विद्यापति की अगर रचनाओं की बात करें तो इन्होंने मुख्यतः 3 भाषाओं को आधार बनाकर अपने काव्य की रचना की है। उसमें सबसे पहला क्या है? संस्कृत में लिखी गई रचनाएं। संस्कृत में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? उनमें से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें शैव सरवसार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, गया पतलक, मफी मंजरी, ये इनकी संस्कृत में लिखी हुई रचनाएं हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आप इन रचनाओं को बहुत ध्यान से करें, लेकिन आप कॉलेज स्तर पर एमए के लिए अगर ये प्रश्न तैयार करते हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे नाम याद रहे। आप अपनी सहूलियत के अनुसार भी उनकी रचनाएं दे सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो मैथिली भाषा में रचना की है वो एक ही रचना है जो कि सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, वो है पदावली। ये क्या है? विद्यापति की पदावली। तीसरी जो अगर हम श्रेणी में इसको देखें, दूसरी मैथिली रचनाएं और तीसरी कौन सी है? जो अवहट भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी थी, उनमें इनकी 2 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। पहली है कीर्ति लता और दूसरी कौन सी है? कीर्ति पताका, जो कि अवहट में लिखी गई रचना है। एक इनका नाटक मिलता है जो तीनों का मिश्रण है। इसके नाटक का क्या नाम है? इनके नाटक का नाम है गोरक्ष विजय। ये इनका नाटक है जो तीनों भाषाओं का मिश्रण है, अवहटवी, मैथिली और संस्कृत, तीनों भाषाओं का संयोग, अगर समन्वय अगर देखा जाए तो वो गोरक्ष विजय नाटक में देखा जा सकता है। अब अगर इनकी रचनाओं का विश्लेषण किया जाए तो उसमें हम देखते हैं कि जो इनकी कीर्ति लता रचना है, ये कीर्ति सिंह के लिए लिखी गई। जो राजा कीर्ति सिंह थे उनके लिए इसकी रचना इन्होंने की है। जबकि पदावली की रचना इन्होंने किस लिए की है? स्वांत सुखाए, यानी अपने सुख के लिए, और राजा शिव सिंह और लखमा देवी के लिए इन्होंने इसकी रचना की है। जब हम पदावली के पद करते हैं तो उसमें राजा शिव सिंह और इसके साथ साथ जो लखमा देवी है उनका इन्होंने विशेष रूप से उल्लेख इसमें किया है। लखमा देवी, इन दोनों का उल्लेख इन्होंने अपनी रचना पदावली में किया है। तो ये पदावली जो इनकी रचना है ये स्वांतः सुखाए और इसके साथ साथ किस लिए की गई है? शिव सिंह और लखमा देवी को प्रसन्न करने के लिए, या इनका वर्णन इसमें इन्होंने मुख्य रूप से किया है। इनकी जो कीर्ति लता रचना है इसके बारे में अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ये कीर्ति सिंह के लिए लिखी गई है, और इसमें सामाजिक और साहित्य परंपरा का समर्थन ये करते हैं। यानी जो कीर्ति लता रचना है उसमें क्या है? इसमें सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन इन्होंने किया है, लेकिन पदावली में वो सब कुछ नहीं है। जो समाज या संस्कृति की बात, साहित्यिक परंपरा की बात है, वो पदावली में नहीं है, जबकि कीर्ति लता में इसका वर्णन इन्होंने बखूबी किया है। इसके साथ साथ अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो जो कीर्ति लता है इसमें कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का भी वर्णन इन्होंने किया है। कीर्ति लता में जौनपुर का वर्णन मिलता है, जौनपुर जो क्षेत्र विशेष है उसका वर्णन भी मिलता है। कीर्ति लता के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वो कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे ध्यान में रखें कि कीर्ति लता को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है, यानी भ्रमर और भ्रमरी का
संवाद मात्र उन्होंने माना है। जो कीर्ति पताका है, इसकी अगर बात करें तो ये शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन इसमें किया गया है। कीर्ति पताका ध्यान रखेंगे। कीर्ति लता किसके लिए है? कीर्ति लता कीर्ति सिंह के लिए है। ये आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि कीर्ति लता कीर्ति सिंह के लिए है, जबकि कीर्ति पताका किसके लिए है? ये शिव सिंह के लिए है। शिव सिंह पताका किसकी फहराती है? शिव जी की पताका। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में दें कि विद्यापति के जो पद हैं जिन्हें नचारी कहा जाता है, नचारी पद, ये नचारी पद यहाँ पर क्या है? नचारी पद वो पद है जो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में लिखे हैं, उन पदों को यहाँ पर नचारी कहा गया है। ये बात आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। विद्यापति के साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इनके लेखन का तरीका या काव्य रूप है वो क्या है? खंड काव्य की रचना इन्होंने की है। वो चाहे कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है या पदावली है, वो किसमें है? खंड काव्य के अंतर्गत उन्होंने इनकी रचना की है। उसके बाद दूसरा अगर देखें, भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है। देखिए, जो इनकी रचना और किसी की ज़रूरत ही नहीं है हमें जानने में, पदावली के बारे में हम कर भी रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पदावली में दोनों ही चीज़ें हैं, राधा और कृष्ण की भक्ति भी है और उनका प्रेम भी है। तो यहाँ पर अगर पदावली का उदाहरण देकर हम देखें, जो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, इसमें मैथिली भाषा है और मैथिली भाषा के इसमें जो उन्होंने भक्ति का और श्रृंगार का समन्वय किया है वो विशेष रूप से दर्शनीय है। उसके बाद बात करते हैं संयोग श्रृंगार की प्रधानता। इनके काव्य में संयोग श्रृंगार की प्रधानता है। संयोग श्रृंगार कहाँ? जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए। इन्होंने राधा और कृष्ण को आधार बनाकर, देखिए उस समय में जब राधा और कृष्ण मंदिर में पूजनीय है, उन्हें नायक नायिका के रूप में दरबार में स्थापित करना कोई इतना आसान काम नहीं था, जो कि विद्यापति ने किया। तो विद्यापति ने जो संयोग श्रृंगार की प्रधानता इनके काव्य में मिलती है, वो इन्होंने राधा को नायिका और कृष्ण को नायक के रूप में स्थापित करके इन्होंने इसकी प्रशंसा की है या इसका वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो प्रकृति का इन्होंने चित्रण किया है। प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण रूप में, आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में विशेष रूप से अपने काव्य में प्रकृति के द्वारा इन्होंने सहयोग प्राप्त किया है, या प्रकृति के माध्यम से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने में ये पूर्णतः सक्षम भी रहे हैं। उसके बाद बात करें आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखिए, आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो इन्होंने काव्य लिखा है वो मुख्यतः वीर रस प्रधान है। वीर रस प्रधान, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। यहाँ पर अगर देखें तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका का उदाहरण विशेष रूप से दिया जा सकता है। दोनों ही रचनाएं अपने आश्रयदाताओं के लिए उन्होंने लिखी थी, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के लिए, और दोनों ही रचनाओं में उनकी प्रशंसा की गई है, जो कि वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। अब अगर भाषा की बात करें, जैसा कि हमने इनकी रचनाओं के समय में जाना, इनकी भाषा संस्कृत भाषा भी है, संस्कृत भाषा के भी विद्वान है। इन्होंने मैथिली भाषा में भी लिखा और इसके साथ साथ मैथिली के साथ साथ इन्होंने जो अवध भाषा है उसको भी अपने काव्य का आधार बनाया। अवध भाषा को भी इन्होंने लिया अपने काव्य में। जो कीर्ति पताका और जो कीर्ति लता है वो दोनों ही रचनाएं किसमें है? अवध में लिखी गई हैं, जबकि पदावली किसमें है? मैथिली भाषा में है। तो वैसे देखा जाए तो इन्होंने पदावली में श्रृंगार और भक्ति का मिश्रण है, और जो इनकी दोनों अन्य अवध भाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं वहाँ पर वीर रस, श्रृंगार और भक्ति का समन्वय भी हमें देखने में मिलता है। हालांकि जो विद्वान हैं वो अपने अपने विचारों से इनके जो रचनाएं हैं उनकी समीक्षा भी करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पदावली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और वो कहते हैं कि अध्यात्मक जो रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, यानी उसमें जो राधा और कृष्ण की आध्यात्मिकता है वो वहाँ पर स्पष्टतः दिखाई नहीं देती। इनका जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो नहीं, बल्कि भक्ति के बजाय यहाँ पर श्रृंगार रस अधिक दिखाई देता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने ये विचार दिए हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इनकी 3 रचनाएं हैं, क्योंकि हम यहाँ पर संस्कृत की रचनाओं को मूलतः आधार नहीं बना रहे हैं, हम केवल मैथिली और अवध में लिखी हुई रचनाओं को यहाँ शामिल कर रहे हैं, तो उनके आधार पर हम उनके साहित्य की विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं।
अगर आप ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए या वस्तुनिष्ठ के रूप में करना चाहें तब तो ये प्रश्न अपने आप में पूर्णता प्राप्त हैं। हाँ, कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ पर नहीं दी या आलोचकों के विद्यापति के प्रति जो मत है वो मैंने यहाँ पर नहीं दिए हैं, क्योंकि जो एमए में सिलेबस है उनमें उन मतों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो उनके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर दूंगी। यहाँ पर अगर आप ये प्रश्न बड़े प्रश्नों के तौर पर तैयार कर रहे हैं तो अंत में यहाँ निष्कर्ष ज़रूर दें। निष्कर्ष में आपको क्या बताना है कि जो विद्यापति हैं इनका काव्य लोक काव्य के अधिक नज़दीक है। यही कारण है कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति आज भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, या आज भी वो लौकिक साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय कवि के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बिना किसी बाधा के इस प्रश्न को आप अपने पेपर में हल कर पाएंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।